हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2024 के 31 जनवरी शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं पेपर के डिस्कशन के बारे में और पेपर के एनालिसिस के बारे में, तो ओवरऑल पेपर जो था वो एक्चुअली इजी टू मॉडरेट रहा और फिजिक्स जो है एक्चुअली जैसे पिछले शिफ्ट्स में आई है उसी तरह की इस पेपर में भी रही है। इजी टू सॉल्व क्वेश्चन थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उनको क्या है सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को और डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर्स। ये बात है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री भी जैसा आया है पिछले क्यू शिफ्ट में वैसा ही रहा। मैथ्स वाज एक्चुअली मॉडरेट। और ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए बच्चों तो ये पेपर हमारा जो था वो एक्चुअली इजी टू मॉडरेट साइड रहा है। तो चलिए बच्चों हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट अपने डिस्कशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम शोन बिलो इज देन विद द वैल्यू ऑफ ए विल बी। तो अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन में, देखिए हमको यहाँ रखा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और हमें इसका निकालना है टाइम पीरियड एंड फॉर दैट वी नीड के इफेक्टिव। तो अगर देखा जाए इस केस में दो स्प्रिंग है जो कि आपस में पैरेलल में है, तो इनका के इफेक्टिव कितना आएगा भैया? 2k आएगा। तो इन दोनों को हटा के यहाँ लिखेंगे हम 2k और 2k के साथ k क्या है सीरीज में, तो इन दोनों का के इफेक्टिव क्या आएगा? k1 k2 क्या आता है कि के इफेक्टिव अगर सीरीज में होते हैं k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 आता है। तो 2k इंटू k डिवाइड बाई k1 प्लस k2 कितना बनेगा? 2k प्लस k बनेगा 3k। तो इन दोनों का के इफेक्टिव कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखा जाए वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा 2k/3। इन दोनों का आएगा के इफेक्टिव 2k/3। यहाँ पे लगेगी एक स्प्रिंग जिसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 2k/3 है और इस k के साथ किसमें है? पैरेलल में। तो k नेट अगर आए लिखा जाए नेट k क्या आएगा इस केस में? नेट क्या आएगा? 2k/3 प्लस k, ये बनेगा हमारा 5k/3। तो इफेक्टिव जो हमारा बनेगा यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो बनेगा कैसा? एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है हमारा? 5k/3 है और यहाँ पे लगा हुआ है m मास का ब्लॉक। तो इसका टाइम पीरियड आएगा t = 2 पाई रूट के अंदर m/k। k कितना है? 5k/3। ये हमारा है टाइम पीरियड। और हमको क्वेश्चन में दे रखा है टाइम पीरियड की वैल्यू इस फॉर्म में, तो हमें यहाँ से 2 को हटाना है तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो टाइम पीरियड यहाँ से कितना बनेगा? ये बनेगा 4। तो आएगा पाई रूट के अंदर 12m/5k। अगर हम इनको इससे कराते हैं मैच तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? a हमारा आ जाएगा इस केस में 12। इजी क्वेश्चन था। बस हमने यहाँ पे क्या नेट इफेक्टिव के निकालना है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? फॉर द ब्लॉक शोन F1 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग एंड फाइंड F1 माइनस F2। अच्छा इसमें क्वेश्चन थोड़ा लिखा नहीं है। F1 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप एंड F2 जो है एंड F2 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो F1 जो है इस केस में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे कि ब्लॉक ऊपर मूव करने लगे और F2 क्या है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जो किसी को स्लिप करने से नीचे मूव करे। तो F1 माइनस F2 के ऊपर निकालनी है। तो देखिए भाई क्या होगा। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो जब ये ब्लॉक क्या जस्ट ऊपर मूव करने वाला होगा तो उस केस में इस पर लग रहा है फोर्स F1। तो जब ये ऊपर मूव करने वाला होगा इसका ब्लॉक में का मास में m मान लेता हूँ तो उस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? mg साइन थीटा। ये एंगल कितना है हमारा? थीटा मान लेते हैं। थीटा वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। mg cos थीटा लगेगा इधर, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। व्हेन दिस ब्लॉक इज जस्ट मूव टू अप साइड तो इस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा? इसमें नीचे की तरफ लगेगा कितना? म्यू इंटू एन। एन कितना होगा? mg cos थीटा नीचे और एन इधर। डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए लिखा नहीं मैंने। कितना लगेगा फ्रिक्शन? म्यू mg cos थीटा। तो F1 जो है वो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है सो दैट ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव अपवर्ड। कितना आएगा? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। और हमसे F2 क्या बोल रहा है? डायग्राम बगल में बना देता हूँ। F2 जो है हमसे बोल रहा है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट इट प्रिवेंट स्लिपिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये ब्लॉक जस्ट नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला होगा तो उस केस में कहानी क्या होगा? देखो mg साइन थीटा लगेगा, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में नॉर्मल ऊपर की तरफ। अगर ये ब्लॉक जस्ट नीचे सेट करने वाला होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ कितना? म्यू इंटू एन। एन कितना होगा? mg cos थीटा। तो F2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों, F2 कितना आएगा इस केस में? mg साइन थीटा प्लस माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा। तो हमको F1 और F2 हमको पता चल गए।
हमसे बोल रहा है F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो सिंपली इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो F1 माइनस F2 कितना आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो F1 माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मॉडुलस लिखा जाए, क्या बनेगा, 2 इंटू म्यू इंटू mg कॉस थीटा, ये बन जाएगा। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2 कितना है, 2 है, म्यू कितना दे रखा है 0.1, एम हमको दे रखा है यहाँ पे 5, जी कितना है हमारा 10, कॉस कितना बनेगा, कॉस 30 √3/2 बन जाएगा। तो ये 2 से टूट गया और ये हमारा जो है पॉइंट से 10 में उड़ गया। तो मिनिमम फोर्स कितना आ गया, इस F1 माइनस F2 वेक्टर का जो मॉडुलस आ गया वो कितना बन गया, 5√3 न्यूटन। तो दिस विल बी अवर ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, दैट बी विल बी अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है जो कि अपन क्या है नॉर्मल क्वेश्चन फ्रिक्शन में करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए भी हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज दिस वन। एफ वेक्टर को दे रखा है और वेलोसिटी वेक्टर को दे रखा है यहाँ पे t² एक्चुअली ना, इस t², 3t² + 60 j कैप। तो पावर बतानी है अपन को कितनी होगी टाइम t = 2 सेकेंड पे। तो हम जानते हैं पावर क्या होगा, F वेक्टर डॉट v, F डॉट v होगा। F डॉट v करेंगे तो I का I में मल्टीप्लिकेशन और J का J में आएगा मल्टीप्लिकेशन। ये कितना बनेगा, 18t⁴ बन जाएगा, 18t⁴, ये कितना बनेगा -18t²। ये है पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर इसको मैं लिखूँ तो क्या बनेगा, 18t² t² - 1, इतनी वॉट पावर आएगी। हमसे पूछ रहा है टाइम t = 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पे t = 2 पुट कर दो, कितना बनेगा 18 × 2 का स्क्वायर बनेगा हमारा 4 इंटू ये बनेगा कितना हमारा बनेगा 3। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 72 और 72 × 2 3 कितना बन गया हमारा इस केस में, दैट इज एक्चुअली 216 वॉट। तो दिस विल बी द पावर जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो आंसर क्या बनेगा, 216 वॉट विल बी आवर आंसर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ब्रेविएशन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास एट इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो हम जानते हैं इस केस में देखो बेटा क्या है, ये मान लो क्या है, ये ग्लास स्लैब है ना, ये ग्लास स्लैब है और लाइट रे जो है यहाँ पे इस केस में अगर 60 डिग्री पर एंगल पे हो रही है इंसिडेंट, ये हमें दे रखा है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और जब ये फुल्ली पोलराइज हो जाएगी, जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होगी, तो ये रही कहानी है ना, ये 60 डिग्री एंगल पे निकल जाएगा। तो इस केस में जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज होती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जो लाइट रे वो ये एयर है और ये ग्लास है। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, जाना था इसको सीधे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि एयर से ग्लास में आ रही है। तो जब इंसिडेंट लाइट रे क्या है, फिलहाल इस केस में ग्लास एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली क्या है पोलराइज्ड है, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड जो होती है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल कितना आएगा 90, ये है 60, ये 90, ये पूरा एंगल कितना है 180। तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा इस केस में, अगर लिखा जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा हमारा 30 डिग्री। और हमसे ये पूछ रहा है इस केस में व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस अवस्था में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा दैट विल बी एक्चुअली 30 डिग्री, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था तो आप इजीली इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक और फॉर्मूला है कि tan I = क्या होता है म्यू, इसे बोलते हैं ब्रेविएशन लॉ, उससे भी निकल आएगा अपना, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर जिनके आगे शिफ्ट लगी है वो करके जाइए, उनको क्या है इससे बहुत बेनिफिट होगा। E = क्या बोल रहा है, a - x² b/t where E is energy, x is displacement and t is time. Find the dimensions of the a and b. तो E = हमको दे रखा है यहाँ पे a - x² by b into t। तो हमसे बोल रहा है a और b का बताइए डायमेंशन, a into b का डायमेंशनल फार्मूला। तो हम जानते हैं देखो a में x² को किया है सब्ट्रैक्ट, तो a का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा पहली बात तो किसके बराबर होगा, x² के बराबर, मतलब l² होगा। और E अब देखते हैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में चेक करते हैं। देखो इस पूरी इक्वेशन में इसका क्या नाम, ये E क्या है हमारा एनर्जी कितना आएगा, डायमेंशन फार्मूला ml² T⁻²।
इसका क्या बनेगा, इसका एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर, पूरे का कितना बनेगा एल स्क्वायर, नीचे क्या है बी, और यहाँ पे इसका आ जाएगा टी। ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ गया, तो इस केस में बी इधर आएगा ऊपर की तरफ, बी और ऊपर आएगा, क्या बनेगा देखो इस केस में ये नीचे आएगा, ही आएगा 1/m टी की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई टी, कितना बन जाएगा 1/m टी की पावर -1। तो यहाँ से अगर मैं b का लिखूँ डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बनेगा m-1 t बन जाएगा। हमसे बोल रहा है a इंटू बी का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो a इंटू बी का अगर लिखा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, तो क्या बनेगा देखिए m-1 एल स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा t। तो m-1 एल स्क्वायर इंटू टी विल बी द फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था। आगे देखते हैं भाई हमारा क्या क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, देखो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, 2 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास m, रेडियस कितना है r, आर अरेंज एज शोन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। तो ये 2 स्फीयर हैं, हमें इस एक्सिस के अबाउट बताना है, इस केस में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हम जानते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2/5mr²। हमको तो स्फीयर नंबर 1, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो कितना आएगा, आई अगर लिखूँ मैं यहाँ पर कितना बनेगा 2/5mr² ICM प्लस md², ये बन जाएगा। ये आएगा इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर 1 का पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही स्फीयर 2 का भी लिखेंगे, तो स्फीयर 2 का जब लिखेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे 2/5mr² प्लस शिफ्ट कर देंगे, तो सेम ही आएगा, बस हमें क्या कर देना है नेट कर देना है इसको डबल। तो क्या बनेगा ये बनेगा हमारा 7/5mr² 7/5mr² इंटू क्या बनेगा 2। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 14/5mr का स्क्वायर। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, क्या बनेगा 14/5। m हमारा क्या है इस केस में, m जो है दैट इज 2, और r हमारा क्या है 75 सेंटीमीटर, मतलब 3/4 का स्क्वायर है ना, 3/4 मीटर का स्क्वायर बनेगा। सॉल्व करते हैं इसको, बेटा क्या बनेगा देखो, i यहाँ से कितना बन गया, यहाँ लिखता हूँ मैं, i कितना बन गया हमारा 14/5 इंटू 2 इंटू 9 कितना बन गया हमारा ये 16। तो ये नीचे आ गया 8, और ये कितने से उड़ेगा, ये हमारा उड़ जाएगा व्हाट डू कॉल दिस थिंग 2 से उड़ेगा, तो 7, नीचे आ जाएगा कितना 4, तो कितना बन गया 63/20, ये आ गया आई हमारा। तो अगर ये 2 होता तो आता 31.25, तो कितना बनेगा, ये आएगा 3.125 kg मीटर स्क्वायर। तो आएगा 3.125, 125 की 15 कितना, हाँ 3.15 सॉरी 3.15, ये जी 2 नहीं आएगा, 3.15 kg मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या बनेगा इस केस में, ए विल बी अवर ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली फटाफट करते आएंगे, इजीली होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई कहानी। If the current through an incandescent lamp is decreases by 20%, then how much change will there in the illumination? देखो इस लैंप में जब करंट चेंज होगी तो एक्चुअली क्या है, इसका जो इल्यूमिनेशन है इस बात पर डिपेंड करता है कि पावर में कितना चेंज आया। तो अगर इसकी करंट क्या है देखा जाए तो पहले इनिशियल पावर कितनी थी, जब करंट आई थी तो पावर थी I² इंटू R। अब अगर करंट क्या है 20% डिक्रीज हो गई है तो कितनी करंट बची 80%। तो जो फाइनल पावर आएगी इस केस में अगर लिखा जाए फाइनल पावर, या P' लिख सकते हैं इसको, वो क्या आएगी 0.8 इंटू आई का स्क्वायर इंटू आर आएगी। तो फाइनल पावर जो आएगी वो क्या बनेगी 0.64 टाइम्स ऑफ I² R। तो पहले पावर थी I² R ये वाली, बाद में क्या होगी 0.64 I² R होगी। तो कितने परसेंट से घट जाएगी इस केस में, 36% से जो पावर है वो लॉस आ जाएगा। इस केस में कितना आंसर बनेगा हमारा इस केस में 36%, क्योंकि पावर में 36% से लॉस आया है, इस वजह से इसके जो इल्यूमिनेशन है उसमें भी क्या होगा 36% से लॉस आ जाएगा। तो चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं ऐसी कहानी। यहाँ पे क्या 3 है क्वेश्चन में ना, find the average power in electric circuit if source voltage is given to us and current in circuit is given to us। यहाँ पे π/3 एक्चुअली। तो पावर लॉस क्या है देखिए, हम जानते हैं कि एसी सर्किट में पावर लॉस का फॉर्मूला आता है IRMS VRMS cos phi आता है। तो ये हमको IRMS यहाँ कितना दे रखा है, IRMS ये पीक वैल्यू 2/√2। VRMS क्या बनेगा, VRMS में ये है देखा V0 तो 20/√2, और एक cos phi ये है π/3, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/π/3 है 1/2 होती है। कितना बन गया ये 2 इंटू 20/2 आ जाएगा, और एक 1/2 इधर आ जाएगा।
तो ये इससे उड़ गया और यहाँ पर आ गया 10। तो पावर हमारे कितनी आएगी, पावर लॉस जो आएगा, एवरेज पावर लॉस आ जाएगा, दैट विल बी 10 वाट, विच विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाएगा। इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, है कि नहीं है? ऐसे बच्चों आपको देखो फटाफट स्पीड सोल्यूशन होता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या आप आराम से इतनी स्पीड से क्या है इसको आप जेईई मेंस के पेपर में भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो वही चल रहा है यार, है कि नहीं है? आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी इज 3/2 f नॉट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंज टू f/2 देन फोटो करंट बिकम्स। देखो इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3/2 f नॉट है, ठीक है भाई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी ठीक है, इस केस में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फोटो करंट कितना होगा। तो बाद में हमने ये इनिशियल कंडीशन है, बाद में जो हमने फ्रीक्वेंसी कर दी है f' वो f/2 मतलब क्या कर दी है, 3/4 f नॉट कर दी है। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है। तो नाउ अगर इस फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में अब जो लाइट इनिशिएट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा इमिटलेस सरफेस से। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा फिर तो फोटो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, 0, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इस वजह से कोई भी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के इमिट ना होने की वजह से जो हमारी करंट आएगी दैट विल बी एक्चुअली 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज़ पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया है, उसी को उसी में मिला के। चलिए भाई ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। The material of the lens is having refractive index 1.5. Find the image distance from lens if the object is placed 10 centimeter away from the lens. बताओ कितना आसान क्वेश्चन, क्लास इलस्ट्रेशन रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल। तो ये एक लेंस है, हमको इस केस में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखी है और इसका म्यू दे रखा है, म्यू है 3/2। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछ रहा है बताओ इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो कुछ नहीं करते हैं भाई, इसकी क्या करते हैं, पहले फोकस लेंथ निकाल लेते हैं। कितनी आएगी वन में, फोकस लेंथ 1/f इक्वल टू आएगी म्यू माइनस 1/r1। r1 कितना है, r माइनस 1/r2। r2 कितना है, माइनस r, क्योंकि क्या है लाइट इधर से आएगी ना, तो माइनस r। तो इस केस माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। फोकस लेंथ हमारी बनेगी म्यू कितना है, 3/2, तो 3/2 माइनस 1 और ये बन गया 2/r। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी इस केस में, 1/2 इंटू 2/r। एफ जो आ जाएगा वो r के बराबर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारी इस केस में कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। हमको दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमको लेंस की फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस बताना है। क्या बनेगा, 1/f इक्वल टू आएगा 1/v माइनस 1/u। f कितना है इस केस में, +20, v पता नहीं, u कितना है हमारा इस केस में, -10। तो कितना आएगा, इसको तो ले आओ। तो यहाँ से कितना बनेगा, 1/v इक्वल टू बनेगा 1/20 माइनस 1/10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है तो कितना आंसर आएगा इस केस में, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, हाँ ठीक है, -20। सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप वेरीज विद टाइम गिवन टू अस। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 8 ओम, फाइंड द करंट थ्रू द लूप एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ क्या ही क्वेश्चन है यार। क्या बनेगा, आई इंड्यूस, ई इंड्यूस डिवाइड बाई आर, ये बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है हम जानते हैं, इस केस में क्या आएगा, -dφ/dt का मॉडुलस, है ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो dφ/dt क्या आएगा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे dφ/dt, तो ये बनेगा कितना आएगा, 10t -3, है ना। इसका मॉडुलस की बात करें, ये बनेगा 10t, ये बनेगा -3। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पुट करो उसमें कितना बनेगा, ये आ जाएगा 20 - 3 17 वोल्ट। करंट पूछ रहा है, रेशियंस पता है, रेशियंस कितना है, 8 ओम है, तो कितना बनेगा ये, 17 डिवाइड बाई 8 एम्पियर विल बी द करंट इंड्यूस इन द सर्किट। तो इट विल बी अवर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी कैसा क्वेश्चन है, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन आर एट सेम टेम्परेचर T एंड आर मिक्स्ड टुगेदर, देयर टोटल इंटरनल एनर्जी। देखिए हम जानते हैं इस केस में टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी इस गैस की U लिखी जाए तो क्या होगी, N1CV1 इंटू T प्लस N2CV2 इंटू T। अगर यहाँ पे हमें क्या अलग अलग मोल्स की गैस ली रही है, तो पहले वाले केस में क्या हमारे 8 मोल्स ऑफ गैस है
और क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस है तो CV क्या होता है, FR/2 होता है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो F कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होगा 5, डायटोमिक गैस है ना, तो कितना बनेगा 5R/2 इंटू T प्लस N2 कितना है यहाँ पर, कितना है ये 4 मोल्स ऑफ गैस है। और ये भी कैसा है, नाइट्रोजन भी कैसी गैस है हमारी, एक्चुअली डायटोमिक गैस है। तो इस केस में क्या आएगा, इसका जो आएगा, इसका जो CV है वो भी क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, कितना FR/2, F कितना है 5, तो 5R/2 बन जाएगा इंटू T, कितना बन जाएगा हमारा ये 12 इंटू 5R/2 इंटू T, कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो बनेगा 30RT। दिस विल बी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड 30RT विल बी आवर आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए क्या बोल रहा है, इन द सिस्टम शोन बिलो द पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इज G/8 देन फाइंड द M1/M2 इफ M1 इज ग्रेटर देन M2। तो ये तो यार एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हम जानते हैं इस केस में पुली ब्लॉक सिस्टम में अगर M1 बड़ा है M2 से, तो इस केस में A की वैल्यू आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कितनी आती है M1 - M2 डिवाइड बाई M1 + M2 इंटू G आती है। और हमको यहाँ पे क्या है दे रखा है, यहाँ पे इसी की वैल्यू G/8 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू G/8, G से G उड़ गया, कितना बनेगा ये 8M1 - 8M2 बराबर आ गया M1 + M2 आ जाएगा। इसको दे लेकर आओ, 7M1 इज इक्वल टू बनेगा 9M2। हमसे क्या पूछ रहा है, M1/M2, तो M1/M2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी 9/7 विच विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आसान था, क्लास क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इस एसेशन एजेंट क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट 1 है। हम जानते हैं जो UE है इज इक्वल टू क्या आता है, UB आता है, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इज इक्वल टू होता है B²/2 μ0। जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या होती हैं, सेम। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या है, इस करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस, ये बात भी करेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या होती है, मोमेंटम को कैरी करके चलती हैं, और जब वो किसी सरफेस पर टकराती हैं तो क्या है, उस मोमेंटम को करती है ट्रांसफ़र, इस वजह से प्रेशर भी करती हैं एडजस्ट। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि एक्चुअली किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में दोनों की एनर्जी क्या होती है, एक्चुअली इक्वल होने की वजह से इनकी एनर्जी डेंसिटी क्या आती है, सेम आती है। दिस शुड बी अवर एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, 2 बन जाएगा, B बन जाएगा कि दोनों बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सिंपल सा आसान फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये भी देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट R इज इक्वल टू 2 ओम देन द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज व्हाट। चलिए भाई, तो ये हमें सर्किट दे रखा है, इस केस में हमसे बोल रहा है बताइए कितनी पावर डिसिपेट होगी सर्किट में। यहाँ पे बना हुआ है R लगा हुआ है, यहाँ 2R लगा हुआ है। अगर हम इस सर्किट को देखें बेटा तो देखो यहाँ पर कि इस केस में कहानी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सर्किट है। तो जो करंट यहाँ से पास होकर जाएगी, जो करंट यहाँ से पास होकर जाएगी वही करंट यहाँ से निकलेगी, क्योंकि जो सर्किट है वो क्या है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे जो करंट नीचे से जाएगी वही करंट इधर निकल जाएगी। मतलब इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो जो जंक्शन है एक्चुअली अपन यहाँ से एक्चुअली ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे ओपन ऐसे, मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में सीरीज़ में, और ये दोनों अपने अलग आपस में सीरीज़ में होंगे। मतलब देखो कैसा बनेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये आएगा R 2R दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है तो ये आएगा 2R, और ये 2R और R किस में है, पैरेलल में। तो ये कितना बनेगा 2R/3, तो ऊपर बनेगा 2R/3, ये बना के दिखाया तो यहाँ आएगा 2R/3। ऐसे नीचे R आएगा 2R और इसके साथ किस में है, पैरेलल में, तो कितना बनेगा 2R/3, ये बनेगा हमारा 2R/3 है ना। और इसके बाद ये बन जाएगी बैटरी, यहाँ लगी है 2 वोल्ट की बैटरी और यहाँ लगा हुआ है 2R/3। तो इस केस में ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा इसका R/3 और इसके साथ ये सीरीज़ में, तो नेट R/3 और 2R/3 कितना बनेगा, R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो है R। बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, पावर डिसिपेटेड क्या बनेगा इस केस में, हमसे किसने पूछ रहा है, पावर डिसिपेटेड सर्किट कितना बनेगा, V² डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट बनेगा। V कितना है
2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना है हमारा, आर जो है आर किलो 2 ओम रखी है, तो सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो आर कितना है इक्वल टू स्मॉल आर के बराबर है जो कि 2 ओम है। तो कितना आएगा पावर लॉस वी स्क्वायर बाई आर, तो ये इससे उड़ गया, कितना बन जाएगा इस केस में 2 वाट विल बी अवर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बन जाएगा अपना। चलिए भाई देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A body of mass m is projected with speed u at an angle 45 degree with the horizontal. The angular momentum of body about point of projection when body is at the highest point. ऐसा ही क्वेश्चन क्या है कल की शिफ्ट में भी आया था, और ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा पूछा आ रहा है। क्या बोल रहा है, ये एक m मास की बॉडी है जिसको अपन ने क्या है इस केस में थीटा एंगल पर फेंका है, कॉल 45 डिग्री एंगल फेंका है u स्पीड से। तो इस केस में जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा यहाँ पर, तो इसकी स्पीड हम जानते हैं कितनी होगी, इसकी स्पीड होगी हम जानते हैं होगी u cos थीटा, यहाँ पर u cos 45 है, थीटा 45 है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस केस में आर परपेंडिकुलर क्या है कि जो बॉडी की लाइन ऑफ मोशन है उससे जिस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पर से ड्रॉ करो उस पर परपेंडिकुलर बॉडी के लाइन ऑफ मोशन पे, तो ये आएगा हमारा आर परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर आएगा आर परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, एच मैक्स के बराबर है। तो कितना आएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी, वी क्या है u cos 45 और आर परपेंडिकुलर है एच मैक्स, कितना बनेगा m u cos 45 इंटू एच मैक्स, हमारा क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। वैल्यू पुट करनी है, क्या बनेगा m u क्यूब बाई 2g cos 45 1/√2 बनेगा, ये बनेगा 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर मार देंगे तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा m इंटू यू क्यूब डिवाइड बाई 4√2g। हमको क्या दे रखा है यहाँ पे √2 ऊपर है, तो हमको √2 से ऊपर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बनेगा √2 m इंटू यू क्यूब डिवाइड बाई 8g। तो इस केस में अगर हम कराते हैं इसको मैच, तो कहानी क्या हमको दे रखा है √2 mu क्यूब बाई xg आ रहा है, तो x कितना है इस केस में, वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट 8 है ना। ये क्वेश्चन क्या है पहले भी आ चुका है, हो सकता है कल की जो 1 फरवरी का शिफ्ट है उसमें हमको दिखाई दे क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके देखते हैं हमारा क्या ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है, द मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस इज 1/9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। द रेशियो ऑफ escape स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट टू द escape स्पीड फ्रॉम द मून। तो देखिए जो escape वेलोसिटी आएगी वो कितनी बनेगी, रूट के अंदर 2gm/r आएगी। अगर हम बात करें मून के लिए, तो मून के लिए जो इसकी वेलोसिटी होगी क्या बनेगी, रूट के अंदर 2gm, m क्या है इसका जो मास है दैट इज एक्चुअली m/81, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस जो है वो कितनी है r/9। तो इस केस में अगर लिखा जाए इसके वेलोसिटी ये बनेगा 9 आएगा यहाँ पर, कितना बनेगा 1/3 रूट के अंदर 2gm/r। तो ये कितना बन गया vm इक्वल टू आ गया है इस केस में v/3 आ गया है। हमसे क्या पूछ रहे हैं इसके में, escape स्पीड फ्रॉम प्लैनेट टू द escape स्पीड फ्रॉम मून, तो v/vm कितना बनेगा इस केस में, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो बच्चों ये था हमारा क्या है जेई मेन का तुम्हारा 31 जनवरी शिफ्ट 2 का फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन। ये इतने क्वेश्चन हमने बच्चों से क्या एक्सट्रैक्ट किए हैं, और अगर आप देखें सारे क्वेश्चन को तो सारे क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर बहुत ही सिंपल था और इजी टू सॉल्व है, और बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन में आराम से एटलीस्ट 70+ मार्क्स तो ला सकते हैं। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उसमें भी क्या आराम से बच्चे 75+ क्वेश्चन ला सकते हैं बहुत आसानी से। तो जिन बच्चों को आगे शिफ्ट लगी है उस पेपर को देखिए और आगे सॉल्व करिए, और जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।